हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। भौतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 10th में भी है, 12th में भी है, तो ये सभी में है प्रकाश। और इसमें हम सब लोग पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आप सभी बच्चों का हमारी अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम जानेंगे प्रकाश से संबंधित कुछ चीजों के बारे में। तो जैसे ध्वनि के कारण हमें चीजें सुनाई देती हैं। ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें सभी चीजें सुनाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम सब लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अपने चारों ओर की वस्तुएं देख पाते हैं। ठीक है, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इसी से संबंधित परिभाषाएं हैं। ल्यूमिनस जिसे कहा जाता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से सूर्य है, कामा बल्ब है, कामा तारे हैं, कामा मोमबत्ती है, कामा जुगनू है, आदि ऐसे ही चलते चले जाएंगे। इनसे प्रकाश खुद निकलता है, इन्हें कहीं पर भी हम रखेंगे तो इनसे प्रकाश अपने आप निकलेगा। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये मार्कर है, मेज है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए हमें उजाले की जरूरत पड़ती है। मेज है, कुर्सी है, पेन है, कॉपी है। ऐसे ही आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये होती क्या है। ठीक, इन वस्तुओं को देख कब पाते हैं, जब प्रकाश, अच्छा किसी भी वस्तु को हमको देखना है अगर तो प्रकाश हम हमेशा उस वस्तु पर डालते हैं। जैसे इस बोर्ड को हमको देखना है तो सूर्य का प्रकाश पड़ करके इस बोर्ड पर आया, तब ये प्रकाश बोर्ड पर पड़ करके हमारी आंखों में आया, तब जाकर के ये वस्तु हमें दिखाई दी। तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई कब देती है, परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह भी बात है, जब वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, जैसे हमको बल्ब देखना है तो बल्ब पर प्रकाश डालेंगे, या इस बोर्ड को देखना है, इस बोर्ड पर हमने प्रकाश को डाला और प्रकाश पड़ करके हमारी आंखों पर गया, तब हम जा करके ये बोर्ड देख पाए। मोबाइल कब देख पाते हैं, जब प्रकाश पड़ करके मोबाइल पर पड़ा और मोबाइल से निकल करके वो हमारी आंखों पर आया, तब जा करके हमने मोबाइल को देखा। नॉन लुमिनस ऐसे होती है और इन्हें दीप्त वस्तुओं की सहायता से या दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से हम देख सकते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं वही प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता, उत्सर्जित होने का मतलब निकलता है, जिनसे प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं या प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। भाई प्रकाश का मतलब क्या है, जिनसे हम वस्तुओं को देख पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में सूर्य, तारे, जुगनू आदि, ये प्राकृतिक है ना, ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। कृत्रिम क्या है, यानी मानव निर्मित, जो हम लोगों ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया। बल्ब में आता है मोमबत्ती, लेजर लाइट आदि, ये सभी क्या होती हैं, कृत्रिम वस्तुएं होती हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत होते हैं। तो ये इतना है, ऐसे ही नोट्स पर पूरा लिखना है, ऐसे ही सेम लिखना है। अब हम आगे प्रकाश के गुण अर्थात प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश की प्रकृति या गुणधर्म या विशेषताएं, चाहे जो भी आप कह लीजिए। निम्न
गुणधर्म है जिनके बारे में हमने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोगों को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। अगर हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं तो ये चीजें जरूर जानकारी होनी चाहिए। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा को ही कौन सी रेखा कहते हैं? सरल रेखा। टेढ़ी रेखा को वक्र कहते हैं। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रकाश का संचरण कैसे होता है, तो हम हमेशा ये लिखेंगे प्रकाश का संचरण सदैव सरल रेखा में होता है। एक सरल रेखा या एक सीधी रेखा में होता है। एक सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, संचरित होता है, जाता है। ठीक। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। जैसे हमने तालाब में एक पत्थर मारा तो पत्थर से लहरें उठी, उन लहरों को ही कहा जाता है तरंग। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग। कक्षा 9 में भी पढ़ा गया है, 11 में भी पढ़ा गया जाना है। जो लोग नहीं पढ़े वो भी पढ़ेंगे। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। माध्यम का मतलब होता है जैसे हमें चलने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, पक्षियों को उड़ने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है और मछलियों को तैरने के लिए जल यानी पानी की जरूरत पड़ती है। ये सभी इनके होते हैं माध्यम। इनके द्वारा, इनके जरिए से चलते हैं, इनके जरिए से जाते हैं। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी के जरिए से जाते हैं, एक किसी के सहारे जाते हैं, तो वो सहारा कौन बनता है? तो प्रकाश को के चलने के लिए किसी का सहारा नहीं पड़ता है, किसी का भी वो सहारा नहीं लेता है। इसीलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। और माध्यम की जरूरत पड़ती तो वो होती है यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। यहां पर देखते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम के बारे में हम लोगों ने जान ही रखा है। प्रकाश पढ़ रहे हैं तो माध्यम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परावर्तन में भी यूज होगा और अपवर्तन में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, माध्यम। तो प्रकाश का संचरण निर्वात में भी होता है। क्यों? अगर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे माध्यम से लेना देना है ही नहीं है, किसी के सहारे चलता ही नहीं है, तो निर्वात में भी चलेगा। निर्वात का मतलब होता है अंतरिक्ष। निर्वात का मतलब होता है, निर्वात का मतलब होता है अंतरिक्ष। वहां कुछ भी नहीं, हम बोलेंगे ध्वनि वहां उत्पन्न ही नहीं होती है। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश आ सकता है अंतरिक्ष से, में ही तो सभी चीजें हैं। तो अंतरिक्ष से प्रकाश पृथ्वी पर आता है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अंतरिक्ष में भी चलेगा तभी तो वो पृथ्वी पर आया। तो प्रकाश का संचरण निर्वात में भी होता है, अर्थात इसे चलने के लिए यदि किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो निर्वात में भी चल सकता है, अंतरिक्ष में भी चल सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई है ही नहीं। ठीक है। अगर हम अंतरिक्ष में बोलेंगे तो फिर आवाज नहीं सुनाई देगा, लेकिन प्रकाश आएगा। बोलेंगे तो यांत्रिक तरंग है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग। ठीक है। और यांत्रिक तरंग को माध्यम जरूरत पड़ी है। ये माध्यम कोई नहीं होता है, निर्वात कोई माध्यम नहीं है, बस ये अंतरिक्ष है। यहां कुछ है ही नहीं, वायु नहीं है, जल नहीं है और ना ही कोई ठोस पदार्थ, कुछ भी नहीं है। निर्वात या वायु दोनों की जगह, यहां जहां हम रह रहे हैं ये स्थान और अंतरिक्ष खुला स्थान, दोनों में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश जिस वेग से चलता है, जिस गति से चलता है, वो होती 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, यानी सी से लिखा जाता है प्रकाश की चाल को, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकृति में प्राप्त सबसे अधिकतम चाल, तो हमारी प्रकृति में सबसे अधिकतम चाल, सबसे तेजी से अगर किसी की चाल होती है तो वो बस यही है, इससे ज्यादा चाल नहीं होने वाली। अगर कोई कहते 3.001 × 10⁸, तो ये गलत है, इतना आएगा ही नहीं। ये सबसे लास्ट है, इससे ऊपर चाल हो ही नहीं सकती। ठीक है। माध्यम के बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाती है। माध्यम मतलब अगर प्रकाश यहां वायु है, वायु की जगह पर अगर जल में चला जाए तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, क्योंकि वायु में कण दूर दूर है, तो यहां हम लोग तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन पानी में धीमे दौड़ेंगे, क्योंकि वहां अवरोध आएगा, रुकावट आएगी, पानी कुछ रोकेगा, उसके कण पास पास है।
ठीक है, तो रोकेगा, चाल को कम कर देता है। और ठोस में और ज्यादा कण पास हैं, इसलिए कांच में प्रकाश बहुत धीमे जाता है और वायु में सबसे तेज। वायु की जगह पर निर्वात ज्यादा यूज किया जाता है। वायु और निर्वात लगभग सेम होते हैं, आगे पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इसके बारे में। तो माध्यम के बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाती, जिसके कारण एक घटना होती है। इस चाल बदलने के कारण ये घटना होती है जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। अगर चिकने पृष्ठ पर या शीशे पर प्रकाश डालते हैं तो वो वापस लौट आता है, यही परावर्तन। अपवर्तन यही है, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाती है, यही अपवर्तन है। वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, चाल बदलेगा, या तो रुकेगा या तो और तेज जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा आगे पढ़ेंगे। व्यतिकरण ये क्लास 12th का टॉपिक है, और विवर्तन ये 10th में भी है, 12th में भी है। ये इतनी सारी चीजें, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं। तो इन सभी पांचों घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, 12th में। ठीक है, तो परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं। ये प्रकाश की हो गई प्रकृति। चलिए अब हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए अब हम आगे की परिभाषाओं के बारे में देखते हैं। तो प्रकाशित माध्यम या माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है, इसे समझेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो माध्यम जो होता है प्रकाश का, वो एक पदार्थ ही होता है। एक पदार्थ ही होता है। जब प्रकाश कहीं, जैसे यहां पर आया, हम वायु में, इसमें जो हमारे वातावरण है, ये वायुमंडल में आया जब प्रकाश, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, गैसें हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या है, गैसें हैं। तो गैसीय माध्यम यानी वायु, उसका हो गया माध्यम। अगर प्रकाश कांच में गया तो कांच हो गया प्रकाशित माध्यम। अगर प्रकाश जल में गया तो जल हो गया प्रकाशित माध्यम। अगर प्रकाश लेंस में गया, चश्मे वाले, तो लेंस हो गया प्रकाश का प्रकाशित माध्यम। हीरे में गया तो प्रकाशित माध्यम हो गया हीरा। तो ये सभी प्रकाशित माध्यम है। ये करते क्या है, ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, प्रकाश को फैलाने का प्रयास करते हैं। कण होते हैं ना छोटे छोटे, वो प्रकाश ऊर्जा पाकर के दूर भागते हैं। और ऊर्जा कौन सी पाई, चमकने वाली ऊर्जा। भाई प्रकाश का मतलब चमकना, उजाला। तो वो कण ऊर्जा पाकर के भागेंगे, ठीक है ना। तो भागेंगे तो उजाला हर तरफ बिखर जाएगा, ठीक है। तो वह पदार्थ जो जिसके द्वारा प्रकाश फैलता है या प्रकाश फैलाने का प्रयास करता है, माध्यम कहलाता है, ठीक है। और जो पदार्थ ये करते हैं वही पदार्थ प्रकाशित माध्यम कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशित माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश फैलाने के तीन तरीकों से फैलता है, तीन माध्यम। एक होता है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासक। पारदर्शी माध्यम ये ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे जल हो गया, कांच हो गया, ग्लिसरीन है, इनसे प्रकाश आर पार निकल जाएगा। अब इस बोर्ड के आर पार प्रकाश निकल पाएगा नहीं, तो ये कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी। इन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता। जैसे लकड़ी, पत्थर, धातुएं जो होती हैं, धातुएं चमकदार होती है, इनसे प्रकाश नहीं निकल पाता, ये बहुत मजबूत होती है। लोहा ले लो, लोहा से क्या प्रकाश निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। सीमेंट है, उससे भी प्रकाश नहीं निकल पाएगा, एक अकार्बनिक पदार्थ। पारभासक क्या होता है, पारभासक का मतलब प्रकाश जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जैसे कागज से प्रकाश, अगर हम टार्च मारें तो कागज से पूरा प्रकाश नहीं जाएगा, थोड़ा सा प्रकाश। कपड़े से पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, प्रकाश का थोड़ा सा भाग जाएगा, उसे कहा जाता है आंशिक भाग। अधिकांश मतलब ज्यादातर भाग, आंशिक मतलब कम से कम भाग। इन पदार्थ से प्रकाश का आंशिक भाग आर पार निकल जाता है, ठीक है। जैसे कागज, तेल, कपड़ा आदि। प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण क्या, एक एक परिभाषा बताई जाएगी। सबसे पहले ये देखेंगे, ये प्रकाश किरण का प्रतीक है। ये जो नोक बता रहा है, नोक जो है, ये संचरण की दिशा की, प्रकाश इस ओर जा रहा है, दाहिनी ओर जा रहा है प्रकाश। और ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये प्रकाशिक पथ को व्यक्त करती है, प्रकाश के पथ को व्यक्त करती है,
ठीक है, ये जो सरल रेखा है ये प्रकाश के पथ को व्यक्त करती है। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण हमें दो चीजें बताता है, प्रकाशित पथ की लंबाई को बताता है, और जो दूसरा होता है वो संचरण की दिशा, आखिर प्रकाश किस ओर जा रहा है, बस यही बताता है प्रकाश किरण। तो प्रकाश जिस रेखा में गमन करता है, प्रकाश जिस रेखा में संचरित होता है, चलता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह को, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ आ जाए तो वो एक समूह बन जाती है। बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ आती है तो समूह बनती है, उसी समूह को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, पुंज मतलब बीम ये होती है, और इनके 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला, ऊपर हम इरेज किए दे रहे हैं, तो सबसे पहला है जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो। ये प्रकाश किरणों का प्रतीक है, एक दूसरे के क्या हो? समांतर। सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो इसे कहा जाता है समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश किरण पुंज, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज। अगला क्या है? एक बिंदु है, इस बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें आकर के मिल रही हो, इकट्ठा हो रही हो, एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही हो, एक ही जगह पर जब प्रकाश किरणें क्या हो रही हो? इकट्ठा हो रही हो। एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं, सभी प्रकाश किरणें एक जगह आ रही हैं, या फिर सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकल रही हैं। जैसे बल्ब जला करके रखेंगे तो देखते हैं प्रकाश निकल रही है एक जगह से, तभी तो उजाला चारों ओर फैलता है। जब प्रकाश किरणें निकल रही हो, एक बिंदु से निकल रही हो, या एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हो, तो इकट्ठा हो रही होंगी तो उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अगर एक बिंदु से निकल रही हो, जैसे बल्ब है, ये सर्च लाइट है, सर्च लाइट का एग्जांपल। बहुत सारी, सभी हेलीकॉप्टर समझ लो एक जंगल में एक कैदी को पकड़ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, तो सभी एक ही जगह पर प्रकाश किरणों को केंद्रित करेंगे। और ये बल्ब है, बल्ब से निकलती है। और ये हेडलाइट है ट्रक वगैरह की, सीधे चलती चली जाएंगी। ये होता अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो 3 होती है। एक ही जब इकट्ठा हो रही हो तो अभिसरित हो रही हो, सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर अभिसरित हो रही हो, इकट्ठा हो रही हो, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगर किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रही हो, फैल रही हो, तो उसे अपसारी कहते हैं। अपसरित हो रही हो, फैल रही हो, उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उन्हें कहा जाता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो ये 3 थे प्रकाश किरण पुंज, एक समांतर, दूसरा अभिसारी और तीसरा अपसारी। तो ये 3 प्रकाश किरण पुंज हैं। ठीक है, तो प्रकाश से संबंधित ये इतनी परिभाषाएं हो गई हैं कंप्लीट। बस इतनी परिभाषाएं प्रकाश से संबंधित थी। अब हम सब लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब यहां से पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ इसके बाद हम सब लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस के बाद हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से आंकिक प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।